मांगी जाती हैं और वक्तव्य में तालियां भेजी जाती हैं, तो तालियों की कमी नहीं रहे। दूसरे वक्ता के तौर पे मैं आदरणीय संतोष पटेल, डॉक्टर संतोष पटेल जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं। आप सहभाषाओं के रूप में भोजपुरी से संबंध रखते हैं और आपका हिंदी क्षेत्र में भी अत्यधिक सराहनीय कार्य है। आदरणीय प्रदीप सारंग जी, जो मेरे निकट पड़ोसी हैं, मैं बहराइच से हूं, आप बाराबंकी से हैं, आपका भी मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने केंद्रीय हिंदी संस्थान में शब्दकोश निर्माण में और उसके अवधि हिंदी और नेपाली साहित्य में सराहनीय कार्य किया है। आपका बहुत बहुत मंच पे स्वागत है। आज ये भी एक सौभाग्य की बात है कि किसी बोली के वक्ता नहीं मिले, किसी बोली में या भाषा में। कुछ बोलियां भाषाएं होती, कुछ भाषाएं बोली हो जाती हैं, तो खैर वो दूसरी बात है। तो ब्रज भाषा की रचनाकार के रूप में, एक अच्छे श्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में आदरणीय अर्चना चतुर्वेदी जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में डॉक्टर बेचैन कांडियाल जी भी अभी हमारे बीच में हैं, उपस्थित होंगे। आपकी बात हो? हाँ, ठीक है। अब इस हम कार्यक्रम में स्वागत परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आज के सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर बीना शर्मा मैम का स्वागत करने के लिए मॉरिशस से पधारी आदरणीय सरिता बुद्धू मैम को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अंग वस्त्र से मैम का स्वागत करें। ये दो ज्ञान मूर्तियां हैं और ये भोजपुरी से ब्रज तक की यात्रा है। और डॉक्टर संतोष पटेल जी के स्वागत के लिए आदरणीय अवधेश तिवारी भावुक सर को मैं आमंत्रित करता हूं। आप दिल्ली के जाने माने कवि हैं, हमारे बड़े भाई हैं और अवधेश तिवारी सर हिंदी और उस अवधि भोजपुरी के संध्य स्थल से संबंध रखते हैं। आप अंबेडकर नगर से हैं। आदरणीय प्रदीप सारंग जी के सम्मान हेतु हमारे बीच में साहित्य सप्ताह के प्रधान संपादक श्री अरविंद पथिक जी उपस्थित हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और आदरणीय सारंग सर का स्वागत करें। भाई फोटो ताली दो ही हमारे साथ जाएगी, बाकी सब यहीं ज्ञान रह जाएगा। कुछ लोग सर झुका देंगे, फ्लाईओवर की तरह गाड़ी गुजर जाएगी। इस सत्र की शोभा बढ़ा रही आदरणीय अर्चना चतुर्वेदी जी का सम्मान करने के लिए मैं रचना पथिक जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अंग वस्त्र से आदरणीय अर्चना चतुर्वेदी मैम का स्वागत करें। हाँ, ये रचना से अर्चना, अर्चना से रचना, ये खूबसूरत संयोग है। नहीं, इसमें जो भी बैठे हैं सब महनीय हैं, बस नाम सीमित लिए जा सकते हैं, इसलिए उसकी अपनी मजबूरी है। बाकी यहां बैठे हुए और सम्मान करने वाले, सम्मान पाने वाले सभी जो है अत्यधिक महनीय व्यक्तित्व हैं। और अब इस जो है सत्र की औपचारिक शुरुआत के लिए मैं डॉक्टर संध्या सिलावट, उपायुक्त राज्य कर, जो इस सत्र की संचालिका हैं, उनको सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय संध्या सिलावट मैम। धन्यवाद मनोज जी। सभी को मेरा प्रणाम। सभी बड़े बड़े लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम। वीना शर्मा मैडम नमस्कार। प्रोग्राम शुरू करें जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो ये हमारा सत्र है ये भारत की सहभाषाएं बोलियों से संबंधित है। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको जी? तो सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान भारत के हिंदी भाषी राज्य कहे जाते हैं और इन राज्यों में हिंदी की बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी की बोलियों को हम 5 भाषिक वर्गों में विभाजित करते हैं, जैसा सभी जानते हैं। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, जिसमें 18 बोलियां मानी जाती हैं। प्रारंभ से ही मारवाड़ी, ब्रज, अवधी और मैथिली साहित्यिक भाषाएं रही हैं। भोजपुरी हिंदी प्रदेश की बोलियों में सबसे अधिक लोगों की भाषा है। यही बोली इस समय मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम जैसे देशों में प्रवासी भारतीय भाषाओं की भाषा का आधार है। खड़ी बोली आधुनिक हिंदी की आधार भूमि है। अब हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। सूचना, संचार, संप्रेषण और व्यापार के माध्यम से पूरी दुनिया एक दूसरे के समीप आई है। इसलिए एक बोली ने दूसरी बोली को या एक भाषा ने दूसरी भाषा को प्रभावित किया है। जैसा भारतेंदु जी हरिश्चंद्र कहते थे कि 4 कोस पर हमारे यहाँ पानी बदल जाता है और 8 कोस पर सभी की वाणी बदल जाती है। लेकिन वर्तमान युग इस सत्य को भी थोड़ा प्रभावित कर रहा है। जैसे बस्तर में एक भाषा बोली जाती थी, दंदामी गोंडी, जिसके अंदर ध्रुवी भाषा मिलकर गायब हो गई। और झारखंड में माल पहाड़ियाँ पहले पहाड़ के ऊपर ही रहते थे, वो नीचे नहीं आते थे, तो उनकी बोली बनी हुई थी। और जब यही लोग शिक्षा, रोजगार को बाहर आए तो इनकी बोलियों पर दूसरी बोलियों का व्यापक संक्रमण शुरू हो गया और इनकी बोली भी संक्रमित हो गई। ये भी सच है कि लोक भाषाएं कभी अपनी शुद्धता का दावा नहीं करती। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार बदलती, सजती, संवरती रहती हैं। लेकिन भूमंडीकरण से बोली भाषा का प्रभावित होना स्वाभाविक है। आप सभी इस बात को मानेंगे। आज की जो हमारी अध्यक्ष है बीना शर्मा मैडम, वो भी ब्रज भाषा की हैं और ब्रज भाषा में रचना करती हैं। दूसरी मैडम अर्चना मैडम हैं। ये मतलब इन्होंने एक नई विधा शुरू की है, पर ब्रज भाषा में एक इन्होंने उपन्यास भी रचा है और ये व्यंग विधा में बहुत अच्छा लिख रही हैं, है ना। इनको देखकर ही लगता है कि हंसेंगी और हंसाएंगी। तो मैं मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच संभाले और सभी को रसास्वादन करवाएं। देखिए भाई, ब्रज से हूँ तो सबसे पहले तो राधे राधे सबन को। तो भाषा की हम बात करें तो भाषा देखिए संवाद का माध्यम है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। और यहाँ पर मैं कोई ब्रज भाषा का कोई डिटेल या उसमें बात नहीं करूँगी क्योंकि सीमित समय है, 5 मिनट है। मैं आपको ब्रज भाषा के लिए एक छोटा सा छंद सुनाऊंगी कि ब्रज भाषा क्या है और किसने ब्रज भाषा को लिखा है। तो ये विष्णु विराट जी का लिखा हुआ है। ये सूर संवारी सहूर की है, रस खान रहीम की ताज की बानी, ये पदमाकर तोष भिकारी घनानंद बृंद निवाज की वानी, ये मतिराम की देव की ग्वाल की, ये नवनीत के राज की वानी, गोपिन के अधरान झरी खरी ये ब्रज की ब्रजराज की वानी। लोग ब्रज भाषा को सोचते हैं सिर्फ कविता की भाषा है या भक्ति की भाषा है, जबकि ब्रज भाषा भक्ति से निकल के वीर रस में भी गई, श्रृंगार रस में भी गई और आज ब्रज भाषा चलते चलते अलग अलग विषयों पर लिख रही है। जब पलायन होता है किसी भी भाषा का या उस प्रदेश के लोगों का तो भाषा दूर तक जाती है। भक्ति की भाषा तो है, लेकिन भक्ति की वजह से ही उस भाषा से भी लोग जुड़ते हैं। ब्रज भाषा की यदि हम बात करें तो भक्ति की वजह से ही लोग ब्रज भाषा से जुड़े हैं। जहाँ जहाँ ब्रज भाषा पहुँची, आप देखिए कृष्ण के जितने भी भक्त हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखते रहे, चाहे वो राजस्थान से मीराबाई आई, चाहे राजस्थान आए कहीं से, तो ब्रज भाषा में ही लिखा गया। तो जब भाषा ने पलायन किया, जब ब्रज क्षेत्र में कुछ हुआ इस तरीके का, जब आक्रांता आए और जब बाहर गए तो ब्रज भाषा बाहर गई और लोगों ने पता नहीं क्या हुआ, क्या कारण हुए, धीरे धीरे लोग हिंदी की तरफ चले गए। और चूंकि हिंदी भी रोजगार की भाषा नहीं है तो इंग्लिश की तरफ चले गए और इंग्लिश और हिंदी के बीच ब्रज भाषा कहीं खो गई। विद्वानों को बड़ी चिंता हुई
कि अब तो ब्रजभाषा विलुप्त हो जाएगी, कैसे बचाएंगे हम ब्रजभाषा को, कि ये तो सिर्फ कविता की बन के रह गई, गद्य तो लिखा ही नहीं जा रहा है ब्रजभाषा में। क्योंकि किसी भी भाषा को देर तक संभालने के लिए उसका गद्य का लिखना बहुत जरूरी होता है, और गद्य ब्रजभाषा में लिखना बंद हो गया, और ऊपर से ये ठप्पा लग गया है तो सिर्फ भक्ति के लिए, और सिर्फ लोग राम कृष्ण मतलब कृष्ण और राधा के ही भजन लिख रहे थे भक्ति में, ये चीज चल रही थी। लेकिन कुछ विद्वानों का ये भी मत था कि जिस भाषा में मुहावरे होते हैं, जो भाषा लोक से जुड़ी होती है, वो भाषा कभी विलुप्त नहीं हो सकती है। तो ब्रज भाषा में मुहावरे बहुत हैं, और जो भाषा है ये असल में हमारी जो अपनी मातृभाषा होती है उससे हमें प्यार बड़ा होता है, चाहे कहीं भोजपुरी के हों चाहे कोई भी भाषा हो, और जब वो हमारा ना जड़ों से जोड़ती है भाषा हमें, तो जो भाषा हमें जड़ों से जोड़ती है तो हमें कॉन्फिडेंस भी देती है। आज भी जब आप अपनी जगह पर जाएंगे, जैसे मैं मथुरा जाती हूँ, जब मैं ट्रेन से उतरती हूँ ना तो स्टेशन पे पैर रखते ही लगता है अपनी जगह आ गई, अब तो भैया अपनी भाषा में बोलेंगे, मजा आएगा। बस नीचे उतरते ही रिक्शे वाले पे रौब दिखाएंगे, क्यों ज्यादा मांग रहे हो, बाहर को समझ रहे हो क्या हमें, तो हमारा वो जो आता है तो लगता है आहा हा हा, वो अंदर से ठंडक मिलती है। आप विदेश में जाएं, वहां पर अपनी भाषा बोलने वाला मिल जाए, कितना आनंद आता है। तो भाषा हमें अपनी आत्मा से जोड़ती है, अपने लोगों से जोड़ती है, अपनी जड़ों से जोड़ती है। कुछ टाइम पहले लोग भूल गए थे भाषा को, लेकिन अब देखो फिल्मों में पहले भोजपुरी के गीत और ब्रजभाषा के अवधि के गीत होते थे, नैल नर जइया मनवा में वो उस तरीके का गाना था, या आप मुगले आजम में देखें मोहे पनगट पे नंदलाल छेड़ गया हो, तो ये ब्रजभाषा का गीत था। तो ब्रजभाषा फिर फिल्मों से चली गई, टीवी पर आ गई, फिर टीवी से रेडियो पर आ गई भाषाएं, लेकिन रेडियो भी बंद हो गया। लेकिन भाषा क्या होती है, नदी होती है, नदी की तरह चलती है। जैसे भाषा हम नदी बहती है ना, अपने रास्ते खुद बनाती है, भाषा अपने रास्ते बनाती चलती है। तो ब्रजभाषा ने भी अपने रास्ते बनाए। अब ब्रजभाषा में रील बनना शुरू हुई, इंस्टाग्राम पे रील बनना शुरू हुई, लोग तरह तरह के उसके प्रोग्राम करने लगे। अब देखिए भाषा के डायलेक्ट अलग हो सकते हैं, लोग कह सकते हैं ये इस गांव की, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, आपकी भाषा थोड़ी अलग लग रही है, डायलेक्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा तो वही है। अब मैं भी जैसे ब्रजभाषा में रील बनाती हूँ, लोग दूर दूर से जुड़ते हैं मेरे साथ, सिर्फ मैं एक बुआ बन गई हूँ ब्रजभाषा की, और जब मैं बोलती हूँ राधे राधे कैसे है सिकरे भतीजे भतीजी, तो लोग मुझसे जुड़ते हैं, उस अपनेपन से जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रज भाषा या हो या कोई भी भाषा हो, तो ये जो नयापन है उसे जो भाषा स्वीकार करती है लोक की भाषा, तो वो उसमें मिलते जाते हैं और भाषा का सौंदर्य और बढ़ता जाता है। तो नए परिप्रेक्ष्य में यही है कि भाषा जिस तरीके से सबको हाथ फैला के बुला रही है, आज ब्रज में लोग भक्ति की वजह से दोबारा पहुंच रहे हैं। आप ये देखिए ब्रज भाषा के बढ़ावे में जितने भी ये कथावाचक हैं, ये ब्रज भाषा को दूर तक प्रसिद्ध कर रहे हैं। हमारी रीलें ब्रज भाषा को दूर तक प्रसिद्ध कर रही हैं। हमारी जो लोक कला, चारकुला, नृत्य और जो भी चीज़ें थी ब्रज के, वो आज विदेश तक पहुंच रही हैं। तो धीरे धीरे हम ये पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं कि हमारी ब्रज भाषा जो कभी भाषा का दर्जा था, आज बोली बनकर रह गई है, वो कभी ना कभी फिर दोबारा से अपनी जगह को पकड़ेगी। जैसे नदियाँ आती हैं ना बाढ़ के रूप में, पूरा जगह घेर लेती हैं, ऐसे हमारी ब्रज भाषा भी घेरेगी। हम ये सोच के मेहनत कर रहे हैं। आज अलग अलग गाँव के लड़के लड़की, यंग लड़के लड़की रील्स बना रहे हैं ब्रज भाषा में, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। और मैं अंत में बस यही कहूँगी। और देखिए ब्रज में एक और चीज़ हुई है, ब्रज में दोहा, सोरठा, छंद ये लिखे जाते थे, आज ब्रज में गजल लिखी जा रही हैं। नवीन चतुर्वेदी जी एक हैं लेखक, और कई लोग हैं जो ब्रज में गजल लिख रहे हैं। तो ब्रज जैसे भाषा बदलती है, परिवेश बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, ये सिर्फ कृष्ण की भजन लिखने की भाषा नहीं रह गई है। आज गरीबी पर भी ब्रज भाषा में लिखा जा रहा है, आज किसानों पर भी ब्रज भाषा में लिखा जा रहा है। तो जैसे देश काल और परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे हमारा लेखन बदलता है, वैसे ही हमारे टूल बदलते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगी, धन्य है ब्रज भाषा, ते तोसी दूसरी न भाषा कोई, तेने बाणी के विधाता को बोल वो सिखाए हुए है। राधे राधे सबको। नहीं मैं 5 मिनट तो था ना। सभी के लिए, सभी के लिए। देखिए मैं तो ब्रज भाषा में जो वीडियो बनाती हूँ, मेरा कैरेक्टर है भुल्लो बुआ। अब जो बुआ होती है घर की, वो क्या करती है, वो किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी उस पर बात करती है बुआ। तो मैं भी ऐसी नई नई प्रॉब्लमों पे बात करती हूँ, नई नई चीज़ें देखती है। जब वो बुआ कहीं जाती है, किसी बड़ी शादी के माहौल में जाती है, बड़े बूढ़े जो होते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से मैं उन वीडियोज़ को बनाती हूँ, तो लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी जैसे पिछले दिनों में शादियाँ बहुत चल रही थी, तो शादियों में जब भुल्लो बुआ पहुँची, तो भुल्लो बुआ ने वहाँ देखा
और वहाँ से आके बैठी। बोलो बुआ बड़ी परेशान सी अवस्था में। तो किसी ने पूछा कि भाई बुआ क्यों इतनी परेशान हूँ? तो बुआ ने बोलना शुरू किया, अरे भैया कहाँ बताऊँ कैसे ब्याह चल गए हैं। अरे भैया ऐसो सेट सजो हो जैसे को फिल्म चल रही हो, और ऐसे सबके मेकअप। और भैया मैंने तो ये सोची थोड़ी देर में कि छोरी आएगी अचानक गीत गवो, और लहंगा ओढ़नी पहन के ऐसी सुंदर को आई, और मैं खड़ी आ गई, छोरी आ गई छोरी आ गई। मेरे बेटा ने मुझे डांट दी, नहीं ये छोरी की मैया है जो नाचती भई आ रही है। भैया ऐसे तो वाकई सिंगार, और ऐसा जोर को लहंगा, मुझे तो समझ में नहीं आई बहू कौन सी है और बहू की मैया कौन सी है। और भैया मेकअप, इनके मेकअप देखो, बहू सब आए गए, सब खाए गए चले गए। वहाँ में 100 तरह के व्यंजन, समझ में ही ना आई का खाओ का छोड़ो भैया, और ठड़े ठड़े खाओ या बढ़ापे में घोंट उनते खड़ा होता है नहीं जा रहा हो, ये ठड़े ठड़े ठड़ेश्वरी बाबा खा रहे हैं वो ऐसी वजनदार प्लेटें लेके। भैया मैं तो खाए पीवो तो का छोड़ दी नो मैंने, अब रात में 12 पे पच तो नहीं ना, अब बढ़ापे में। अब भैया बहू आई जब तक तो आधी जनता जा चुकी, और बहू कहीं ब्यूटी पार्लर में सजे गई। और भैया वे पलस्तर से पोत के आए जाएं, वे कैंचुली सी छूट जाए थोड़ी दिन में, जैसे सांप की कैंचुली छूटे, उनकी पपरिया सी छूटे पास से देखो तो फोटो में बड़ी अच्छी लगे वे, तो ये मत सोचो बड़ी बढ़िया है वे। और भैया मैं तो वह देख के ब्याह है, मुझे तो बड़ी चिंता सी है गई वह ब्याह है देख के, ये कितनों पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ ते आए रहो इन पे इतनों पैसा लगाए के ब्याह मेरे टिक तो हती ना रे, तलाक है जाए 4 दिन में ही, और ये इतना पैसा और फूके दे रहे हैं। तो ये तो ये मतलब इस तरीके से मैं ब्रज भाषा के, इसी तरीके से मैंने एक इमेजिन किया कि यदि ब्रज भाषा में एयर होस्टेज हो तो कैसे होगी। ब्रज भाषा में मेट्रो पर तो अशोक चक्रधर कर चुके, लेकिन ब्रज भाषा में यदि अनाउंसर उसमें आ जाएगी ब्रज भाषा में बोलने वाली यदि एयर होस्टेज, तो कैसा लगेगा। तो देखो ये ब्रज एयरलाइंस है, आप सबन को स्वागत है ब्रज एयरलाइंस में। आप सब अपनी अपनी तिन बितन मत भजो, अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ और शांति से कुर्सी की पेटी कस के बांध लो। और देखो भैया यहाँ में ऊपर बत्ती जुरी भैया, जब तक बत्ती जरी रहे जब तक पेटी कस के बांधियो। मुझे पता है ब्रजवार इनको पेट थोड़ा बड़ा हुआ है, या लिया पेटी हमने बड़ी वारी लगवाई है, चैन से बांध लो तुम्हारी सुरक्षा के लिए है ये पेटी। और यहाँ में सिगरेट फिगरेट पीवे की जरूरत ना है ना, अलार्म बज जाएगा। ये तुमने सोची कि टॉयलेट में जाकर पी लोगे तो मऊ अलार्म बजा टी टों करके, तो ऐसे को कर्म मत करियो तुम। तो इस तरीके से मैंने ब्रजभाषा के अलग अलग चैप्टर वो करे हैं। तो ब्रजभाषा देखिए सीधी सी बात है कि कोई भी भाषा जब हम उसको बोलेंगे उसको पढ़ेंगे तभी वो ब्रज भाषा हो, चाहे भोजपुरी हो। आज भोजपुरी देखिए बिहार से चलते हुए और बनारस और इधर के एरिया से लेकर और बिहार तक बोली जाती है, वहाँ से चलते हुए भोजपुरी दिल्ली आ गई। आज दिल्ली में अपनी जड़ जमा ली भोजपुरी ने, और ब्रजभाषा उसकी कोशिश में लगी हुई है। राजस्थान में भी ब्रजभाषा कानूनी है, अभी सरकार का उतना संरक्षण नहीं मिल रहा ब्रजभाषा को, लेकिन ब्रजभाषा अपनी कोशिश में लगी हुई है। और ब्रजभाषा के कवि और लेखक इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हम जैसे वीडियो वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों तक अपनी ब्रजभाषा पहुँचाएँ। तो ये सिर्फ कृष्ण भक्ति की भाषा नहीं है, ये हम सब की भाषा है। तो उस भाषा को भी मैं चाहती हूँ कि सब उसी तरीके से स्नेह दें जैसे हम बाकी भाषाओं को देते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुगल काल तक भी ब्रज भाषा सर्वमान्य भाषा थी, हर रचनाकार से अपेक्षा की जाती थी, वह स्वयं चाहता था कि वह ब्रज भाषा में रचना करे, क्योंकि ब्रज भाषा के कवि को ही उस समय मान्यता प्राप्त थी। ऐसा नहीं है कि मुगल काल में भी गद्य नहीं था, उस समय भी जो मुगल शासक होते थे या जो अन्य शासक होते थे उन्हें अपनी जो भी बात जनता तक पहुंचानी पड़ती थी तब उन्हें ब्रज गद्य का सहारा लेना पड़ता था। उस समय के जितने भी दस्तावेज मिलते हैं सब में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कोई भी घोषणा राजा द्वारा जो की जाती थी, जो भी योजना बनानी होती थी शासक को, या जो भी जनता तक अपनी बात पहुंचानी होती थी ब्रज भाषा में जाती थी। और कवियों का जो इतिहास लिखा गया है वो भी ब्रज भाषा के गद्य में लिखा गया है। जो ब्रज वाले हैं वो इस बात से परिचित होंगे। अब दूसरी बात, मैडम भुआ बन के कर रही हैं। भुआ का रोल हमेशा अच्छा नहीं रहता, हमारी माओ के लिए बहुत खराब भी रहता है। अब मैं भोजपुरी की बात करूंगी।
बिहार की हिंदी बोलियां, जिनमें भोजपुरी, मगही और मैथिली शामिल हैं, इनकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। भोजपुरी भाषा जो है ये सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह उत्तर में नेपाल की दक्षिणी सीमा से लेकर छोटा नागपुर और पश्चिम में पूर्वी मिर्जापुर, बनारस तथा पूर्वी फैजाबाद से लेकर पूर्व में रांची, पटना, बस्ती का कुछ भाग, गोरखपुर, देवरिया, छपरा, सियान, गोपालगंज, जौनपुर, पूर्वी भाग, गाजीपुर, बलिया, भोजपुर तथा पलामू में यह बोली बोली जाती है। इसके अतिरिक्त इसका विस्तार विदेशों में भी है। यह मॉरिशस, फिजी, त्रिनाद, टोबैगो इत्यादि देशों में व्यवहार में लाई जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। इसे दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसमें लिखित प्राचीन साहित्य तो नहीं मिलता, लेकिन भोजपुरी सिनेमा ने भोजपुरी भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत हाथ बटाया है और सभी को भोजपुरी गाने अच्छे लगते हैं। मैं संतोष पटेल जी को आमंत्रित करूंगी, वो आए, वो चाहे तो अर्चना मैडम जी से ज़्यादा समय लें और समा बांधें। बहुत शुक्रिया मैम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अर्चना मैम और प्रदीप सारंग जी, आप मेरे सामने बैठे तमाम विद्वज्जन, और एक खुशी की बात है कि मेरे सामने मॉरिशस स्पीकिंग भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की एक्स प्रेसिडेंट मॉरिशस से आई हैं, आदरणीय डॉक्टर सरिता बुद्धू जी। मैं आपको भी दसों नो जोड़ के प्रणाम करत नहीं दीदी, और आप सबको भी मैं नमन और वंदन करता हूँ। चूँकि मैं विषय जो मुझे दिया गया है भोजपुरी नए परिप्रेक्ष्य में जो भाषाएं हैं और सहभाषा, तो मैं इस नए परिप्रेक्ष्य पे बात करते हुए फिर मैं भोजपुरी का जो अभी लगातार, चूँकि यहाँ अवधि के भी बैठे हैं और ब्रज के भी बैठे हैं, और मैम ने एक बात बहुत बढ़िया कहा कि ये दोनों भाषाएं अपने अपने समय में सबसे महत्वपूर्ण भाषाओं में थे। यदि अवधि में अगर रामचरितमानस देखें तो सूरसागर ब्रज में, और कृष्ण भक्ति या राम भक्ति के ये दोनों स्रोत हैं और आज भी हैं। लेकिन इन दोनों के बीच से भोजपुरी जैसे अपना विकास करते हुए यहाँ से जो लोग इंडेंचर्ड लेबर हो के गए, या भारत का अगर पहला जो पार्टीशन है वो सुगौली संधि से है, कई लोगों को नहीं पता होगा। जो सुगौली संधि थी, वो संधि में पूरा आधा से ज़्यादा बिहार का हिस्सा और उत्तर प्रदेश, और थोड़ा सा आगे अगर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा बंगाल का हिस्सा चला गया नेपाल के अंदर, अंग्रेजों ने भेज दिया। उसमें एक बहुत बड़ा भोजपुरी क्षेत्र भी नेपाल के अंदर चला गया, जो कि आज के मधेश है। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि 18 लाख लोग नेपाल में भोजपुरी बोलते हैं, वहाँ तीसरी बड़ी भाषा है। और हम लोग भारत में 5 करोड़ 80 लाख जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है 2011 का, इस बार का तो अभी तक जनगणना नहीं हुई है, और मुझे उम्मीद है कि अगर जनगणना होती है तो भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 10 करोड़ से ऊपर होगी। क्योंकि पहले कोई लिखाता नहीं था, सब कहते थे भाई ठीक है सब हिंदी हैं, हम हिंदी लिखवा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अपनी लैंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात होने लगी, तो ये जो नया परिप्रेक्ष्य है ये भी एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी से जोड़ता है। तो लोगों ने कहा कि भाई हाँ, हमारी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी तो है, तो इसलिए लोग अब अपनी भाषा को भी अपनी मातृ जबान या मातृभाषा या मादरी जबान के रूप में लिखवा रहे हैं, और आने वाले समय में लिखवाएंगे भी। अगर हम देखते हैं तो जो परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि बोली से आज सहभाषा की मान्यता भोजपुरी को दी गई। अगर सहभाषा कहते हैं तो एक स्वतंत्र भाषा के रूप में ये आई है, और स्वतंत्र भाषा कहते हैं तो इसके अपने व्याकरण हैं, इसके अपने साहित्य हैं, इसके अपने सिनेमा हैं, इनके अपनी लोक शक्ति है, जिसको कल्चरल कंसीट कहते हैं, वो सब दर्ज है। इसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अगर नेपाल में है, वहाँ भी रिसर्च और बहुत काम हो रहा है, और आपको जान के हैरानी होगी कि नेपाल के स्थानीय निकाय में भोजपुरी भाषा में ही प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। भारत में अभी भोजपुरी को उस तरह से दर्जा नहीं मिला है
22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में दर्ज है, लेकिन भोजपुरी को अभी वो दर्जा नहीं मिला। 11 भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा के रूप में है। तो भोजपुरी लगातार कोशिश में लगी हुई है कि भाई उसको भी 8वीं अनुसूची का दर्जा दिया जाए। कारण यह है कि 8वीं अनुसूची में दर्ज होने के बाद ही भारत में किसी भाषा को सस्टो मिल पाता है, उसको थोड़ी एम्पावर्ड की जाती है। आप देखिए 2 भाषाएं अगर 22 भाषाएं छोड़ दी जाएं तो अंग्रेजी और राजस्थानी को साहित्य अकादमी ने मान्यता दिया है। अकॉर्डिंगली जो अगर भारत सरकार ने जो भाषणी जो साइट बनाया है जिसमें अनुवाद का है, उसमें भी यही 22 भाषाएं हैं। जबकि मज़ेदार बात है कि ये भोजपुरी का अपना इम्पैक्ट है कि गूगल में जाके कर सकते हैं। आप जितने भी एआईज हैं सब में भोजपुरी में आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। गूगल तो है ही। तो यही परिप्रेक्ष्य है कि गूगल ने समझा कि भोजपुरी का महत्व क्या है, सरकार ने भी समझा, बीएचयू के अंदर भोजपुरी भाषा केंद्र खोला गया, सरकार ने भी इस बात को समझा, तो आज इग्नू के अंदर भोजपुरी भाषा केंद्र खोला गया। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर फिर से वहाँ कुछ दिनों के लिए कुछ चूँकि शिफ्ट हो रहा था वो पटना से नालंदा की ओर, तो फिर से वहाँ एमए का कोर्स स्टार्ट हो गया। वैसे बिहार विश्वविद्यालय हो या फिर छपरा विश्वविद्यालय, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी हो या फिर आपको कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, सब जगहों पे पढ़ाई हो रही है। मैंने अपना खुद तीसरा पीएचडी जो है मैंने भोजपुरी में ही किया था और इग्नू से किया था, और मुझे इसके लिए थोड़ा लड़ना भी पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, बिना लड़े कुछ मिलता नहीं है इस देश में। तो भोजपुरी का जो नया परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि हम बोली से जिस डायलेक्ट, जबकि ये जब सब लोग अपने विचार के लोग हैं, ये भी एक अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। ये लैंग्वेज और डायलेक्ट का वो जो ये बाइनरी है वो भी इंडियन बाइनरी नहीं है। उसके लिए हमें फिर उधर पश्चिम की ओर देखना पड़ता है। अगर भारतीय बाइनरी है ही नहीं है डायलेक्ट का और लैंग्वेज का, लेकिन फिर भी हम लोग चूंकि आधा अधूरा चीज उधर का भी उठा लेते हैं और कुछ इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी उठा लेते हैं। मैं जब इसी पे बात कर रहा था तो मैं बीच में कुछ पढ़ रहा था, तो मैंने देखा भाई जो इंडिजिनस मॉडर्निटी पे बात हो रही थी। मैंने बोला भाई हमारे भोजपुरी में इंडिजिनस मॉडर्निटी पे भिखारी ठाकुर ने बहुत कुछ लिखा। उन्होंने तब अपने नाटक गबर घिचोर लिखा कि महिलाओं का ही उनके गर्भ पे अधिकार है। गबर घिचोर नाटक का वो क्रक्स था। एक कम पढ़ा लिखा आदमी, नाई का काम करने वाला आदमी जब वो नाटक लिखता है तो केवल महिलाओं की बात करता है। उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल से लिख रहे थे कि लड़कियों का शादी का एज तय किया जाए, विधवा की शादी हो, लड़कियों को पिता की संपत्ति में अधिकार हो। और भिखारी ठाकुर बेटी बेचवा लिख रहे थे, कहते हैं चेरिया के छेरिया बनैला हो बाबूजी। मतलब इतने छोटी उम्र में आपने शादी कर दी, इतने अनमेल शादी, उसके खिलाफ वो नाटक लिख रहे थे। और इधर हिंदू कोड बिल में ये बात आ रही थी। तो आप इंडिजिनस मॉडर्निटी के लिए आप सिमोन दो बुआर के पास क्यों जाते हो? आप क्यों जाते हो ब्रेख्त के पास? आप जब ब्रेख्त के पास कॉकेशियन चौक सर्किल की बात करते हो तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी भिखारी ठाकुर ने पहले ही गबर घिचोर लिख दिया, बेटी बेचवा लिख दिया, गंगा स्नान में औलादी बाबा के बारे में बात किया। वो औलादी बाबा के लिए लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने। जो जयशंकर प्रसाद ने अपने कंकाल में जिस चीज़ को उठाया उतने बड़े उपन्यास में, उसको भिखारी ठाकुर ने लोक संवाद में इतनी सहजता से कह दिया है कि आप पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये भोजपुरी का इंडिजिनस मॉडर्निटी है, देशज आधुनिकता है। हमें अपने साहित्य में इसको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और ये बात करती है, आज ये दीदी बैठी हैं सरिता बुद्धू दीदी, इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है। यूनेस्को में भोजपुरी को इन्होंने दर्जा दिलवाया। आज इनकी जो गीत गवई है, गीत गवई संस्था पूरे मॉरिशस के अंदर क्या हुआ कि वहाँ औरतों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, उनके रोजगार का साधन है वो। वहाँ ये गीत गवई से इनकी किताब भी छपी दीदी की। और गीत गवई वहाँ 10-10 महिलाओं का, 12 महिलाओं का, 14 महिलाओं का समूह है जो कि शादियों में 5-5, 6-6 दिन तक दीदी गाती हैं और उनको उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। और वो गीत गवई क्या है,
वो हमारे लोक परंपराओं के गीत है। तो दो काम हो गया, एक जो हमारी लोक परंपराओं के गीत थे उनको भी इन्होंने संरक्षित कर लिया, और दूसरा कि उससे आर्थिक कमाई का भी एक साधन बना लिया। ये मॉरिशस ने एक मॉडल दिया हमारे यहाँ। बहरहाल हम तीसरी बात मैं कहूँगा भोजपुरी के लिए कि भोजपुरी एक कल्चरल सॉफ्ट पावर के रूप में आजकल सरकार यूज कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी मॉरिशस गए, आपको याद होगा मॉरिशस में पिछले बार भी अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी समारोह हुआ, और प्रधानमंत्री जी वहाँ गए तो वहाँ पे भोजपुरी के गीत चल रहे थे। उसी तरह जब प्रधानमंत्री जी टिडिनाड गए तो वहाँ भी भोजपुरी के ही फाग चल रहे थे। ये यूं ही नहीं चल रहे थे, क्योंकि ये कल्चरल कोऑर्डिनेशन के लिए, एक एफिनिटी के लिए ये ज़रूरी है। उनको ये लगा, और आपको जान के हैरानी होगी कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मिस्टर जायसवाल भोजपुरी में ही अपनी बात दूरदर्शन पे रखा, वहाँ से, त्रिनाड से या मॉरिशस से। तो मेरा ये कहना है कि जो भोजपुरी का नया परिप्रेक्ष्य, एक नया पेरिफेरी है, एक नया सरकमफ्रेंस है, वो लगातार ग्रोथ कर रहा है रिसर्च की ओर, गायन की ओर। आपको हमारे दिमाग से एक स्टीरियोटाइप को निकालना पड़ेगा। क्यों हर समय भोजपुरी के साथ कुछ इरोटिसिज्म की बात लाती है, ऑब्सिनिटी की बात आती है? वो तमाम लोक साहित्य में दर्ज है, ऐसा नहीं है। अगर आप सारे लोक साहित्य में पढ़िएगा पूरी दुनिया के, तो इरोटिसिज्म मिलेगा, क्योंकि वहाँ खुलापन है, वहाँ थोड़ा बोलने में लोग खुलापन करते हैं। अभी आप किसी भी भाषा में चले जाएं, ऐसा नहीं है कि झाड़ पोंछ के किया जाता, थोड़े लोक में बोलने में कोई पर्दा नहीं रखा जाता, फिर तो लोक और शिष्ट के अंदर में थोड़ी सी तो अंतर हो ही जाएगी। तो तकरीबन भोजपुरी के साहित्य में अभी तिब्बतियन इंस्टीट्यूट में मैं कुछ दिन पहले दीदी गया था। हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े संत थे, उनका नाम था दंडी स्वामी बिमलानंद सरस्वती। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि भाई अवधि में रामचरितमानस है और ब्रज में सूर सागर है, तो तुम्हारे यहाँ क्या? बोला मेरे यहाँ तो सबसे इंटरनेशनल चीज है। पूछे क्या? बोला हमारे यहाँ बुद्ध है। बुद्ध उसी धरती में जन्म लिए, उस सिद्धार्थनाथ महाराजगंज में। और बुद्ध के देखिए कि महापरिनिर्वाण से लेकर, और बुद्ध ने प्रथम देशना भी सारनाथ में दिया, वो भी भोजपुरी क्षेत्र है। और जहां परिनिर्वाण लिया तो उनके ऊपर उन्होंने बौधायन लिखा। बौधायन भोजपुरी का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, 650 पेज का ग्रंथ है। और उसको उदय नारायण तिवारी जैसे भाषाविद जिसने अपनी डिलीट ही की थी, ओरिजिन ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उन्होंने कहा कि ये इलियड की तरह की रचना है। अब सोचिए कि उदय नारायण तिवारी जो कि धर्मेंद्र वर्मा के शिष्य थे, उनके धीरेन्द्र वर्मा के वो उदय नारायण और राहुल जी के साथ काम कर रहे थे, भरत उपाध्याय जी के साथ काम कर, बलदेव उपाध्याय जी के साथ। ऐसे विद्वान कह रहा है कि भाई तुम भोजपुरी क्षेत्र में कबीर को क्यों भूल रहे हो, रैदास को क्यों भूल रहे हो, हीरा डोम को क्यों भूल रहे हो? दलित साहित्य की बात करते हैं लोग, और दलित साहित्य का ओरिजिन तो पूरा भोजपुरी से है। मैं वहाँ पे आ रहा हूँ चूँकि हीरा डोम के बाद भिखारी ठाकुर आते हैं और दूसरे लोग आते हैं, तो आप वहाँ से लेके आइए। पूरा हम तो कनेक्टिविटी पूरे देश को नहीं पूरे विदेश को जोड़ते हैं। मसलन रविदास जी महाराज यहाँ से बिहार से निकलते और पंजाब पहुँच जाते हैं, खुलाड़गढ़ खुलाड़ी तक चले जाइए, और वहाँ से निकला हुआ लोग रविदासिया लोग पहुँच जाते कनाडा तक। तो ये भोजपुरी क्षेत्र का इम्पैक्ट है, और यही इसका अब मैं कहूँगा नया परिप्रेक्ष्य है कि ये आज के डेट में केवल वोकल नहीं है, लोकल नहीं है, या एक ग्लोबल भाषा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वक्त दिया, वक्त से ज़्यादा वक्त दिया, और आप लोगों ने इतनी तन्मयता से सुना। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सदुपयोग किया। सभी अपनी बोली के लिए इतनी अच्छी पृष्ठभूमि बता रहे हैं, इतनी सारी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। लगता है सभी बोलियां बहुत तरक्की कर रही हैं और सभी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएंगी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, जब कोशिश की जा रही है, साहित्य लिखा जा रहा है, जड़ें खंगाली जा रही हैं और बिल्कुल नए सिरे से काम हो रहा है, तो जिसको जो सम्मान देना चाहिए,
जो जिसको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिलना ही चाहिए, चाहे उसमें संख्या कितनी भी हो। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ना कि हमारा देश ऐसा है कि हम इतनी सारी चीज़ों को पालते हैं, पल्लवित करते हैं और उसको एक बड़ा वृक्ष बनाते हैं, और सबकी जड़ें एक जगह रहती हैं। हमें अपनी पहचान फिर से साबित करने के लिए प्रयासरत होना पड़ता है। अब एक घर में ही 4 बहुएं आ जाती हैं, एक बुंदेलखंड की होती है, एक राजस्थान की होती है ना, सास हो सकता है हरियाणा की हो, तो अब उनकी कौन सी भाषा बनती है वो मैं क्या बताऊं। बहुत अरे एक पच की बुआ बनती है। अब जैसे पतीली होती है जिसमें दूध उबालते हैं, एक बहू बोलती है गंजी कहाँ गई, एक बहू बोलती है डेगची कहाँ गई, एक बोलती है पतीली कहाँ गई। मेरे घर में बहुत होता है, तो सिर ही खुजलाना पड़ता है कि कोई क्या मांग रही है। चलिए ठीक है। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी को शामिल किया जाता है। अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख भाषा कह सकते हैं। अवधिक साहित्यिक भाषा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस का वर्णन अवधी भाषा में ही किया। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध रचना पद्मावत इसी बोली में है, जिसको साहित्यिक अवधी कहा जाता है, जिसको ग्रामीण अवधी कहा जाता है। सूफी काव्य परंपरा में मुल्ला दाऊद, कुतुबन, उस्मान आदि सभी ने अवधी में रचना की है और सभी ने सूफी काव्य रचा है। अवधी में अच्छे ग्रंथ बड़े बड़े मिल जाते हैं और रामचरितमानस तो है ही। अब जो ये साहब आ रहे हैं, इनका नाम है प्रदीप सारंग। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अब ये हमें अवधी के लिए प्रेरित करेंगे, देखते ही कितना प्रभावित करेंगे। आइए, आप भी पर्याप्त समय लीजिए। बहुत धन्यवाद। अरे अभी दीदी को बोलना है जी। अच्छी बात यह है कि समय बहुत मिल रहा है। अपनी अपनी बोली और भाषा की बात है। अभी मॉरिशस से बैठी हुई दीदी, अभी हमार बहुत करा काम पटेल भी आसान कर दी, भूमिका पूरी बांध दी। अवधी देखा जाए तो सबसे प्राचीन बोली भाषा है। 8वीं सदी में अवधी का उल्लेख मिलत है। सबसे प्राचीन यही सेंस में कि 8वीं सदी में इनके कुछ शुरुआती दौर मिल गए और 9वीं सदी में भी योगचर्या नाम का ग्रंथ लिखा गया। 8वीं में कुवलय आता है। तो इस तरह से अवधी बहुत पुरान भाषा। 11वीं सदी में लोढ़ाकृत राउरबेल जो शिलांकित प्रति है, पत्थरों पे लिखी गई, वह अवधी के है। तो प्राचीन भाषा के रूप में अवधी स्थापित है। हम ही कह सकित है कि 13वीं सदी में मुल्ला दाऊद ने जो रचना रची, वह रचना अवधी की साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हुई। यही के पहले जो 9वीं सदी, 8वीं सदी, 11वीं सदी में रचनाएं मिली, वे अवधी की पूर्ण रचनाएं नहीं रहीं। अवधी के क्रियापद, अवधी की संज्ञाएं मिली, लेकिन पूर्ण अवधी भाषा नहीं थी। लेकिन जब मुल्ला दाऊद चंदायन नाम का ग्रंथ लिखिन, तो वो पूरा का पूरा अवधी रहा और ये माना गया कि चंदायन से अवधी की साहित्यिक पहचान मिली और साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी स्थापित हुई। यही के बाद अगर बात किया जाए, अभी जो थोड़ा सा छेड़ के पटेली छोड़ दें कि भोजपुरी अपने आप में भिखारी ठाकुर का नाम लेके बहुत धन्य होता है और लिखिन भी बहुत गजब का है। लोक आवाज़ लिखिन है, लोक भाषा की बात की। लेकिन अवधी जो है ये संस्कार की भाषा बन गई, राम के होने के नाते मर्यादा के भाषा बन गई। तो अवधी संस्कार और मर्यादा के साथ जुड़ी रही और उसका पूरा प्रभाव पूरे जगह जगह दिखाई पड़त है। भोजपुरी फिल्म आई, बाहर विदेश में गई और वहाँ जो लोक वाला तत्व है, जिका अभी संतोष पटेल जी कह रहे हैं कि लोक भाषा में खुलापन ज़्यादा होता है। वहाँ जो एक परिवार में बैठ के जो बहुत बनी बनाई अनुशासन और मर्यादा होता है, वो का पालन लोक में नहीं होता है। लोक में गाली भी दीन जात है, नाराज हो के भी, खुश हो के भी, तब वो अभद्रता तक चली जात है, अश्लीलता तक चली जात। और ये माना जात है कि आपके भोजपुरी में तो बिल्कुल ही माना जाता कि अगर गरिया की बात न करो तो अपनापन नहीं लागत है। ये पहचान है। लेकिन जब आप सभ्य और अनुशासित परिवार में आ जाओ तो वहाँ तो फिर अलग परिभाषा है। तो ये सब बातें समझे पड़े। एक चीज़ से हम यहाँ पर असहमत हुए थे,
लेकिन वो असहमति बाद में व्यक्त करबे, बड़ी असहमत है वहाँ, कर्री असहमत है। नेपाल में अवधी भी है, भोजपुरी भी है। आपका हम कुछ सूचनाएं आपका दिन चाहिए कि नेपाल जो भारत का मित्र राष्ट्र है वही में अवधी और भोजपुरी दोनों का राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अवधी में भी वहाँ पाठ्यक्रम पढ़ावा जाता, हम तो नेपाल कई बार गए हैं और आपो गए हैं, और भोजपुरी में भी वहाँ पाठ्यक्रम है। राजकाज की भाषा जैसा कि बताइन जो स्थानीय चुनाव लड़े जाते हैं वो भोजपुरी क्षेत्र में, मधेश क्षेत्र भी 3 भाग में बटा है भैया, आप जान रहे हो। हाँ, वो बहस यहीं से जन्म हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, अवधि 3, मधेश क्षेत्र 3 भाग में, एक भाग में अवधी बोली जाती है, एक भाग में भोजपुरी बोली जाती है। तो अवधी जो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला उसका प्रभाव भारत तक आवा। आज भारत के लोग नेपाल से शिक्षा लें, अवधी पैदा भय यहाँ भारत में और नेपाल का राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दी, से उत्तर प्रदेश और भारत अभी सोचबे नहीं की। हाँ नहीं नो ठीक है, कंट्राडिक्शन भी हो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अपन विचार है टकरा सकत मैं कोनो ऐसी बात थोड़ा कि टकराए ना पावे का बचावे की जरूरत नहीं है। वैचारिकी में टकराहट हो जाए तो कोई अच्छा ही है, अच्छा ही है, होना ही चाहिए, वही हम कह रहे हैं, वो अच्छा ही है। हाँ हाँ, हिंदी के समानांतर अवधी की समस्त विधाओं में रचना हो रही, यात्रा वृत्तांत लिखे जा रहे हैं, गजल लिखे जा रहे हैं, नवगीत लिखे जा रहे हैं, और आलेख लिखे जा रहे हैं, निबंध लिखे जा रहे हैं। यह सब अवधी के परंपरा का समृद्ध कर रहे हैं, जो हिंदी के समानांतर रचनाएं हो रही हैं। उपन्यास लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल, और अब तो अखबारों में भी अवधी में आर्टिकल और समाचार आने लगे। उत्तर प्रदेश से बहुत प्रसिद्ध पत्रिका प्रकाशित हो रही 32 साल से, अवध ज्योत, जो लगातार छप रही है। हाँ हाँ, मतलब वो एक नायाब है कि पत्र पत्रिकाएं भी अवधी में है, पूरा अवधी में छप रही हैं और 32 साल से छप रही हैं, बड़ा रिकॉर्ड है वो। तो अवधी में हाइकू, निबंध, ये सारी चीज़ें, मतलब कहना एक वाक्य है कि अवधी में हिंदी के समानांतर सभी विधाओं में जितनी हो सकती हैं रचना हो रही है, अवधी समृद्ध हो रही है। कुछ संस्थाएं भी अवधी के उत्थान के लिए काम कर रही हैं, उनका भी एक नायाब एक विजन है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय भाषा संस्थान मैसूर जो भारत की तमाम भाषाओं का डिजिटलाइजेशन कर रहा है, इस समय अवधी पर उनका काम चल रहा है। अवधी के जितनी उनको रचनाएं मिल जा रहे हैं उनको सबका डिजिटलीकरण वो कर रहे हैं। तो ये अवधी की उपलब्धियां हैं। अवध विश्वविद्यालय यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने अवधी डिप्लोमा शुरू किया, हमने वो डिप्लोमा पूरा कर लिया है, डिप्लोमा पिछले साल पूरा हो गया। एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ भी इस बार से अवधी में डिप्लोमा शुरू करे जा रहा है। लखनऊ में एसआर यूनिवर्सिटी है जो एमएलसी पवन सिंह चौहान की है, उन्होंने भी घोषणा कर दी है 11 दिसंबर को अवधी समारोह में कि वह भी अवधी का डिप्लोमा और अवधी की डिग्री अपने यूनिवर्सिटी में शुरू कराएंगे। वह अवधी की बात करें कि अवधी के बढ़ते चरण नए परिप्रेक्ष्य में किस तरह से यूनिवर्सिटीज इनको आकर्षित हुई हैं और अवधी के डिप्लोमाज और डिग्रीज का कोर्स शुरू किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी एक नया रिकॉर्ड इस बार बनाया गया और माननीय योगी जी और गवर्नर साहब और तमाम लोगों के विधानसभा अध्यक्ष की सहमत और अनुमति से 4 भाषाओं को विधानसभा में बोलने की अनुमति दे दी गई, लिखित रूप में मान्यता दे दी गई, जिसमें अवधी है, भोजपुरी है, ब्रज है, बुंदेली है और अंग्रेजी को भी इस बार मान्यता दे दी गई। अभी तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में अंग्रेजी नहीं बोली जा सकर, अब अंग्रेजी भी बोली जा सकर। तो नए परिप्रेक्ष्य में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद स्थानीय भाषण का ज़्यादा प्रश्रय दिन हुआ, शिक्षा में भी कि वो पाठ्यक्रम भी अब स्थानीय भाषाओं में पढ़ाए जाएँ, कहानियाँ पढ़ाई जाएँ, कविताएँ पढ़ाई जाएँ, तो ये बोलिए भाषाओं का है। हम एक बात ही कही थे कि जब तक राम है, रामचरितमानस है, जब तक भारत है तब तक अवधी है। अगर राम है, रामचरितमानस है, तो अवधी का वो मिट नहीं सकता। अब अवधी का बढ़ावे के लिए सब लोगों से अनुरोध रही कि जो लिख सकते हैं अवधी वो लिखें। हाँ, एक जोन बात पर हमका ज़्यादा आपत्ति रही वो बात ही रही, अब दीदी बैठी हैं समाधान दे हैं
कि अगर अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी यही सब भाषा अगर 8वीं अनुसूची में दर्ज हो जी हैं तो हिंदी कहाँ रही? हमें सवाल खड़ा करी था। नहीं, हम आपकी बात नहीं करें, हम सवाल दीदी से खड़ा करें, अध्यक्ष जी से। समाधान अध्यक्ष जी देंगे ना भाई, हमारी कोई समस्या है उसका समाधान अध्यक्ष देंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो न हो ऐसा कोई षड्यंत्र भी चल रहा हो। आज चीन और हिंदी में वैश्विक स्तर पर कि चीनी ज़्यादा बोली जा रही कि हिंदी ज़्यादा बोली जा रही। अभी आप अवधी, आप हिंदी साहित्य देख लीजिए, हिंदी साहित्य ही पूरा देख लीजिए तो ब्रज साहित्य निकाल लीजिए, अवध का साहित्य निकाल दीजिए, हिंदी में क्या बचेगा? एक को लेखक बताइए, हिंदी है का? तो ये एक, अब हम समझ नहीं पा रहे हैं अपनी छोटी बुद्धि से, इसलिए दीदी के सामने ढेल दिया कि वही का समाधान दे हैं कि अगर अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी यही सब अगर 8वीं अनुसूची में दर्ज हुए के लिए हल्ला मचा दें, आंदोलन कर दें और दर्जे हो जाएं, तो क्या वैश्विक स्तर पर हिंदी का कोई गरिमा घटी, हिंदी की मान्यता घटी या हिंदी का वजन घटी या न घटी? यह एक सवाल करत है। हम अपन बात समाप्त करी थे। एक बार फिर हम कही थे कि तुलसीदास जी जो लिखिन तुलसी और हिंदी साहित्य के जितने साहित्यकार रहे सबसे ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित तुलसीदास जी हुए, यही लिए कि वह लोक भाषा में अपनी रचना कर रहे हैं। उनकी रचना तमाम बार फाड़ दीन गए, तमाम बार जला दीन गए, तमाम बार नदी में तिरोहित कीन गए, यही लिए कि वो विभाषा, उस समय के विद्वान कह रहा था ये विभाषा है, भाषा नहीं है, मतलब बिगड़ी हुई भाषा। इमा साहित्य काहे लिख रहे हो आप? संस्कृत निष्ठ हिंदी में हो। तो तुलसीदास जी संस्कृत पढ़िन और साबित की हम संस्कृत भी तुम लोगों से नीक लिख सके थे, लेकिन वो अपन बात जन जन तक पहुंचावा चाहता है। यह लिए लोक भाषा में जो आम जनता बोल रही रहा है वो भाषा नहीं मानी जाता है, लेकिन तुलसीदास जी वे भाषा में रामायण लिखिन, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुए, भागे पड़ा अयोध्या छोड़ के काशी तक गए, हुओं कुशल नहीं मिली, लेकिन वे लिखिन। तो वो काहे लिखिन? आज अवधि तुलसीदास का ऋणी है कि लोक भाषा में लिखे का हिम्मत जुटाइन। हम लोग पढ़ित रही तो हम लोग दूध भाषा कही थे, जैसे आप मातृभाषा का हिंदी में, अवधि में वही का हम लोग दूध भाषा कही। हमार दूध भाषा अवधि रही, हम आई थे, जाई थे, खाई थे, बोलित रही, लेकिन जैसे हम पढ़े आए भाषा रुकवा देंगे, खड़ी बोली बुलवा देंगे। अब जब हम खड़ी बोली पढ़ लिख के बड़े हो गए, बार पाके लाग, तो अब फिर कहा थे लोग फिर नहीं हुए दूध भाषा में जाओ, भारत सरकार नीति बना दी। तो कहाँ से हम लोग बिगड़े, फिर आँख में पहुँच गए। आज अवधि छोड़ दियो, भोजपुरी छोड़ दियो, हिंदी बोले शर्म है लोगन, अंग्रेजी में बात कर ज़्यादा पसंद करत है, हिंदी में बोला। ये तो भैया अंग्रेजी से PhD करे के बाद हिंदी और भोजपुरी बोले, इनके लिए एक बार ताली हो जाए संतोष पटेल के लिए। ये तो अधिकृत रूप से अंग्रेजी वाले के लिए प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, लेकिन तब वो बात कर। आज बाहर मिलो कहीं तो लोग अंग्रेजी में बात करते, अवधि में बात नहीं करते, हिंदी में शर्मात। तो ये सब संकट है, लेकिन ये कबो मिटी है न भाषा। जो संतोष जी उससे सहमत हन कि बोली भाषा को मिटे वाली ना है। जौन भाषा मुहावरा बहुत मिले है, जौन कहावतें मिली है, जौन में लोक जीवन है। आज भी भारत की ज़्यादा अधिकांश जनता गाँवन में है, चाहे तब पढ़े लिखो दिल्ली और लखनऊ में इकट्ठा हो जाए, लेकिन आम जनता ये लिए कहा जाता देश भारत गाँव में है, और गाँव में अवधि है, गाँव में भोजपुरी है, गाँव में बघेली है, गाँव में बुंदेली है। अच्छा लक्षण ये है कि यूनिवर्सिटीज अब उस लोक संस्कृत के संरक्षण के लिए आगे आ गई हैं। ये बहुत शुभ लक्षण है इस देश के लिए। और भारत सरकार में बैठे लोगों में अकल आई कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम तक दूध भाषा में यानी स्थानीय क्षेत्रीय बोली भाषा में बनाने का आग्रह कर दिया और पास कर दिया। यह भारत के लिए वैश्विक स्तर पर चढ़े का एक शुभ लक्षण है। चूंकि यूँ सब जानत है कि जो भाव संवेदनाएं जो दूध भाषा में है वो दूसर सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज में नहीं आवत। तो हमार तो क्षमता हुए से मार दीन जात है। हम पैदा बहन बोली तो का है, जैसे स्कूल में हाई स्कूल में हमार अब दूसर भाषा, अब हम फिर से आई एम गोइंग और क्या टेंस पेंस वो सब खत्म पुरान। अब दूसरी भाषा पढ़ के हम वह संकल्पना वही भाषा में नहीं कर सके थे जो अपने दूध भाषा में हो सकता। तो यह सोचा गया है, भारत के लिए शुभ लक्षण है। निश्चित रूप से आने वाले 10-15 साल बाद पूरी दुनिया में भाषा की बदौलत भारत कई सीढ़ी ऊपर दिखाई पड़ी। यही शब्दन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दोनों विद्वानों ने अपने विचार बहुत अच्छे से रखे और हर चीज को स्पष्ट रूप में स्वीकार किया और किया भी जाना चाहिए। नहीं, विदुषी तो बच निकली विदुषी तो बच निकली
विदुषी जी ने वैसे तर्क नहीं रखे ना, तो मैं जो बात है वही बात मैंने कहा ये हर बार एक झगड़ा होता है, मेरी भाषा अच्छी, मेरी भाषा अच्छी, सभी की भाषा अच्छी है, सभी की बोले सफेद कैसे वाला, मैंने कहा भाई इनसे बच के नहीं। आज में जी जी बिल्कुल सही बात है अर्चना जी की, कि हमें अपनी बोली है, अपनी भाषा की सेवा करनी है तो अपने प्यार से करें। मतलब दूसरी की भाषा को कमतर ना आके, दूसरी की बोली को कमतर नहीं आके, आप भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, सभी की प्यारी होती है, सभी को साथ लेकर चलना है। और हम तो हमेशा से साथ रहते ही आए हैं सभी। अपने भारत में कहाँ मतलब ऐसी चीजें रही हैं, ये तो बना दी गई हैं, लेकिन जड़ें फिर से खोजी जा रही हैं, फिर से एक होने का प्रयास किया जा रहा है। ईश्वर से कामना है कि वो सभी को सफल करें। और आज के सत्र की अध्यक्षा बीना शर्मा मैडम को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो विद्वान पुरुष द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। जी जरूर, मैं आपको टिप्पणी के लिए भी आमंत्रित करती हूँ। वीना मैडम के लिए मैं बताऊंगी, इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है और ये केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पूर्व निर्देशिका हैं। और मुझे निर्देश है कि मुझे कम से कम बोलना है, तो मैं टिप्पणी के लिए सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, बड़ा आनंद आ रहा था जब बहन जी ब्रजभाषा की बात कर रही थी, बल्कि वकालत कर रही थी। आदरणीय भाई, आपका शुभ नाम मैं नहीं पढ़ पाया, वो अपनी भाषा की बात कर रहे थे। भाई साहब अवधी भाषा की बात कर रहे थे, और मैडम पता नहीं जान किस भाषा की बात करेंगे। बस मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो आप बातें मैंने सुनी, वैसे मैं कम सुनता हूँ एक आंख से, इसलिए हो सकता है कि मैं कुछ गलत सुन पाया हूँ। फिर भी भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। हमारी बात दूसरे तक पहुँचे और दूसरे की बात हम तक पहुँचे, यानी हम अपने भावों से, अपने विचारों से, अपनी संवेदनाओं से दूसरे को सहमत कर सकें या असहमत कर सकें, यानी अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकें और दूसरे की बात को हम हृदयंगम कर सकें। बस यही भाषा का काम होता है। भाषा काम जोड़ने का होता है, कनेक्ट करती है, एक को दूसरे से जोड़ती है, दूसरे को पहले से जोड़ती है। रहा ये भाषाएं, तो अगर ब्रजभाषा समृद्ध होती है, हुई है, तो हिंदी समृद्ध हुई है। अगर अवधी समृद्ध हुई है तो हिंदी समृद्ध हुई है। हम ये यहाँ कहते हैं कि अवधी भाषा के कवि हैं तुलसीदास, लेकिन तुलसीदास हिंदी के कवि हैं, सूरदास हिंदी के कवि हैं, पद्मावत के लेखक रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी के कवि हैं। तो चाहे उन्होंने अवधी में लिखा, चाहे उन्होंने बुंदेली में लिखा, चाहे किसी ने ब्रजभाषा में लिखा, लेकिन वो सब हिंदी की ही बताएं। अगर ब्रजभाषा समृद्ध होती है तो ब्रजभाषा समृद्ध नहीं होती, हिंदी समृद्ध होती है। अगर जो बड़ी मीठी भाषा है, किस भाषा की बात कर रहे थे एक्चुअली कि मैं थोड़ा स्मृति भूल जाता हूँ, हैं? नहीं, आप किस भाषा की बात कर रहे थे? किस भाषा कहते, मैं इधर बात करेंगे ना। हाँ, अगर भोजपुरी भाषा समृद्ध होती है तो हिंदी समृद्ध होती है। तो क्योंकि एक दूसरे उसी के वहन हैं। एक पिता की 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, अगर एक बेटा समृद्ध होता है तो पिता समृद्ध होता है, दूसरा समृद्ध होता है तो परिवार समृद्ध होता है। तो ये परिवार 2 मिनट और, ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, अब 2 मिनट की बात है बस। अगर ऐसी बात है तो अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, मिठास की जहाँ तक की बात है तो मैं 2 उदाहरण दे करके अपनी बात समाप्त करता हूँ।
भोजपुरी भाषा में इतनी मीठी भाषा है, इतनी मृदु और माने आर्जव वाली भाषा है कि दो व्यक्ति लड़ रहे थे, जब काम करने आते हैं तो वो लड़ रहे थे तो हम सुने थे, हम तुम्हारे दांत तोड़ दिए हैं, तुम हमको क्या समझे हो। तो यानी लड़ रहे थे, तो लड़ने में जो होती है हमारी बात चलती है, लेकिन ऐसा लगता था कि बड़ी प्यार की बातें कर रहे हैं, यानी वो लड़ाई में भी वहाँ प्यार दिखाई दे रहा था। तो ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक ब्रजभाषा की बात है तो कवि की 4 पंक्तियाँ बना करके मैं बात करता हूँ। ब्रजभाषा का आर्दम में, बिहारो बिहारी की बिहार बाटिका में चाहे सूर्य की कुटी में अड़ आसन जमाइए। बिहारो बिहारी की बिहार बाटिका में चाहे सूर्य की कुटी में अड़ आसन जमाइए। देव की दरी में दूर दिव्यता निहारिए या भूषण की सेना के सिपाही बने जाइए। बिहारो बिहारी की बिहार बाटिका में चाहे सूर्य की कुटी में अड़ आसन जमाइए। केशव की कुंज में कलोल केल कीजिए या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए। देव की दरी में दूर दिव्यता निहारिए या भूषण की सेना के सिपाही बने जाइए। अन्य भाषा भाषियों, अन्य भाषा भाषियों माने भारत की जो अन्य भाषा हैं, मैं ब्रज और इनकी बात नहीं कर रहा, अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख, हिंदी के हिडोले में जरा तो बैठ जाइए। तो ये हिंदी का हिडोला है, उसमें लड़ने से कुछ नहीं है। सब भाषा समृद्ध हो तो हिंदी समृद्ध होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अब मैं आज के अध्यक्षा से निवेदन करूंगी कि वो अपनी बात शीघ्र समाप्त करें। मैंने अभी शुरू नहीं किया, समाप्ति की बात हो गई। मनोज जी बोलने से पहले डर लग रहा है। जी, आज का जो सत्र है भारत की सहभाषाएं, भारत की सहभाषाएं बोलियां नया परिप्रेक्ष्य। अभी हमने ब्रज, भोजपुरी और अवधी तीनों के विषय में सुना। जब सहभाषा की बात आ रही थी, मेरी संध्या जी से चर्चा भी हुई और मैंने कहा कि भारत की सहभाषा की बात कर रहे हैं और हमने जिन सहभाषाओं के रूप में बोलियों को लिया है वो हिंदी के 5 उपवर्ग की भाषाएं ली हैं। भारत की सहभाषाएं तो बहुत सारी हैं, उन सबको हमने सम्मिलित नहीं किया। ये सब हिंदी की सहभाषाएं, और चूंकि हिंदी की सहभाषाएं हैं तो वो सारी भाषाएं हिंदी को ही समृद्ध करती हैं। जिस भारत की बात हम करते हैं और जिसके लिए कहा जाता है भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, किसी देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है, जहाँ कहीं एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहीं खड़ा भारत जीवित भास्वर है, तुझको या तेरे नदीश गिरी को नमन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं भारत किसको नमन करूँ। उस भारत की विभिन्न भाषाएं, विभिन्न बोलियां केवल और केवल प्रेम की ताकत की बात करती हैं, संस्कारों की बात करती हैं, लोक की बात करती हैं, जड़ों की बात करती हैं। और हम किसी बोली को भाषा का संवैधानिक दर्जा मिले, इसके लिए हमारे सबके प्रयास हैं। बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन मुझे लगा कि बोली को यदि दर्जा नहीं भी मिल रहा तो भी बोली हर घर में अपने संस्कार के साथ जीवित है। कौन सा घर ऐसा है, मुझे नहीं लगता, जहाँ ब्रज भाषा का ये लोकगीत आज भी प्रचलित ना हो। समर्थन करेंगे। और उस ब्रज लोक गीत से ध्वनित होता है कि हमारे यहाँ कैसे परिवार होते थे कि एक बहू को पनघट पे पानी भरने जाना है और वो बहुत सुंदर स्त्री है, तो गीत था सासुल पनिया कैसे जाऊं रसीले दोहू नैना, और उसकी सास जवाब देती है बहू ओढ़ो चटक चुंदरिया संग ले लो छोटी नन जो है ननदिया। और जब वो वहाँ जाती है और उसकी भाभी किसी से बात करती है तो भाभी आकर कहती है वो ननदी असल छिनरिया बन जाए सिखाई मैया। मुझे लगा कि ये लोकगीत, ये जड़ें तो उस बोली के अंदर हैं।
मिटाओ कौन मिटा सकता है। हर घर में शादी विवाह होता है तो आपके अवधि का ही गीत गाया जाता है, रघुनंदन फूले न समाये लगुन आई हरे हरे। 65 साल तो मुझे हो गए सुनते हुए, तो मुझे तो कभी लगा नहीं कोई विवाह संस्कार ऐसा नहीं है जिसमें कोई वहाँ ये गाने नहीं आता जितने आप जो फिल्मी गीत देखते हैं। हाँ, आज चलन जरूर आ गया है कि उठाकर हमारे घर में गीत गाने वाले भी किराए पर बुलाए जाते हैं। वो आते हैं शादी विवाह के जो छोटे छोटे नेगाचार होते हैं, द्वाराचार होते हैं, उनको नहीं पता क्योंकि वो अपनी बोली से कटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें देहाती हमने घोषित कर दिया। और जो चीज़ देहाती हो जाती है, जिसको बोलने में हमको शर्म लगती है। अभी जो आप कह रहे थे कि दूध भाषा से हमें वहाँ पहुँचाया गया और वहाँ से फिर आज आपका ही संकट मेरा भी है। जब छोटे थे और घर में जब बुआ ब्रज भाषा बोलती थी और पिताजी बोलते थे और माँ बुलंदशहर की थी, वो खड़ी बोली थी, तो हम सभी समझते थे ये बुआ तो गांव वाली है। और वो 65 साल बाद भी आज वह बात मैं देखती हूँ कि यदि कहीं ये बात होती तो कहते हैं देहाती। तो जो निरा देहाती जिसको कहते हैं वही हमारी जड़ है, वहीं से वो चीज़ निकल कर आ रही है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसान हो और फिर वो उस भाषा को ना जानता हो? वो तो वही बात बोलेगा, पछुआ हवा तो वही जानता है। वो नहीं कहेगा मुझे हेडक हो रहा है, मूड पिरारो है, वो यही बोलेगा। अभी संक्रांत आने वाली है और संक्रांत के साथ खिचड़ी शब्द जुड़ा हुआ है। मैं स्वयं ब्रज में और गद्य में ही लिखती हूँ और जो लिखती हूँ उसका एक अंश छोटा सा, मनोज जी इजाज़त देंगे तो 5 मिनट का है, मैं उसको जरूर सुनाना चाहूँगी और मैं बताना चाहूँगी कि क्यों हमारी बोलियां हमारी जड़ों और संस्कारों को पकड़ती हैं। आपका जो प्रश्न था ना, हालांकि उसका आधा जवाब तो आ गया है। बोलियां हिंदी को समृद्ध कर रही हैं। ऐसा नहीं होता तो केंद्रीय हिंदी संस्थान अलग अलग बोलियों पर वो काम नहीं करता। जितना बड़ा काम केंद्रीय हिंदी संस्थान ने किया है उसकी पूरी शब्दावली नहीं, पूरा उसको और उसको नई शिक्षा नीति में तो जब तक आप स्थानीय भाषा को नहीं सिखाते तब तक माना ही नहीं गया और कहा कि शुरुआत करनी है तो वहाँ से कीजिए। अभी हम वेद जी से बात कर रहे थे तो कहते हैं अभी तक हम अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई पे क्यों टिके हुए हैं? इसलिए टिके हुए हैं कि सिखाया तो गया था कि आधा चूल्हा, एक और चूल्हा, यही सिखाना, उसमें पूंछ लगा दो, ऊपर डंडा लगा दो। ये क्योंकि यही भाषा हमारे दिमाग को, हमारे पास जो प्रतीक आए हैं, हमें जो दिए गए हैं वो डंडे का ही प्रतीक है, वो रेखा का प्रतीक नहीं है। हम कहते हैं ऊपर एक डंडा लगा दो, एक डंडा लगा दो, पूंछ लगा दो। अब ये पूंछ कहाँ से आई? मैं कई बार सोचती हूँ वो चूल्हा ही क्यों कहा गया? परिवेश से वो चूल्हा था, वो आज भले वो गैस का चूल्हा हो गया, वो स्टोव का हो गया, लेकिन चूल्हे की जो आकृति थी उसको हम कहीं नहीं कर पाए थे। बस मैं एक छोटा सा संदर्भ है उसे सुना के अपनी बात समाप्त करूंगी। मुझे पता है कि दूसरा सत्र शुरू होने वाला है। अभी 14 तारीख को संक्रांत आने वाली है और संक्रांत में हम सब लोग खिचड़ी खाते हैं। ब्रज का एक प्रसंग है, खिचड़ी पक गई का, और खिचड़ी पक गई के बहुत सारे संदर्भ हैं। कल संक्रांत हती तो तुम सबन ने खिचड़ी तो जरूर ते रांधी होगी, मूंग दाल के बड़े बनाए होंगे, थोड़ा बहुत दानू करो होगो, तिल कटाऊ बना होगा, और बाजरे की टिकिया सकट के काजे छोड़ दी होंगी। कछु ने तो छत पे जाके पतंगू उड़ाई ली होगी। ये सब कत्ते सोचू रहे होंगे काहे कि मुझे सालाना सकट संक्रांत आ जाते हैं और लोग गावे लग जाते हैं, सकट संक्रांत बिलैया बैठी पात, बिलौटा करे ठू उठाएं ठस। अब देखिए ये कभी नहीं जाएगा। आप जितना मर्जी अंग्रेजियत बन जाइए, जितना मर्जी पढ़ लीजिए, लेकिन ये जो भाषा का संस्कार है, धूप खिली कल खूब और सबन ने उड़ाई पतंग, गजक रेवड़ी लड्डू की रही भरमार, पर गर्मा गर्म खिचड़ी में निरो घी डाल के पापड़ को सटका लेके सबन ने खूब आनंद लिया होगा। ये तो रही खान पान की बात। काऊ ने रिश्तेदार मनाए होंगे तो काऊ ने काम वाली जमादारनी के धोबिन जमाई होगी। ये समझ लो कि सबन ने अपनी अपनी रीत के हिसाब से कछु ना कछु तो जरूर करो होएगो। पर ये बताओ
तुम सबन ने मूंग की कि अरहर की उड़द की डाल के खिचड़ी खाई कि ना खाई? खिचड़ी खाते खाचरी उड़ गरी, खाचरी उड़ चरी की कहानी खूब याद आई होगी। जा खिचड़ी के संग कैसी कैसी बात जुड़ गई हो, जा में मिलावट होए सोई खिचड़ी सो हो जा। तो सफ़ेद काले बाल, हमारे तो भैया सफ़ेद ही हैं, हमारे काले ना है। सफ़ेद काले बाल खिचड़ी बाल, भाषा में मिलावट होए तो खिचड़ी भाषा, कोई बात समझ में ना आए तो का खिचड़ी सी पक रही है। हमें कछु सल ना पड़ रही, कोई काम बहुत देर तक ना होए रहो तो कहा कर रहो छोरा तेरा काम भयो कि बीरबल की खिचड़ी है गई कह देते हैं। और अगले है बीरबल की खिचड़ी को अर्थ समझ ना आ रहा हो तो भाई कहानी सुना दई बीरबल अकबर की कि कैसे अकबर ने गरीब को न्याय ना दयो, तो बीरबल ने कैसे मैंने सबक सिखायो। 2 उपला जला के ऊंचे डंडा पे हड़िया टांग के खिचड़ी चढ़ा दी। 8-10 घंटों में हूँ जब बीरबल दरबार में ना दिखे तो अकबर बादशाह खुद उठ के गए, बीरबल की कुटिया पे पहुंच गए। देख के हैरान रह गए, ए ऊंचे बांस पे लटकी हड़िया में खिचड़ी, जे खिचड़ी तो कबहू ना रंध सके। सो बीरबल से पूछ बैठे, चो बीरबल तुम्हें का है गो है, तुम जैसो बुद्धिमान परानी जे बेवकूफ़ी कैसे कर सके? हाजिर जवाब बीरबल बोले, महाराज जब महल में जलते दीपक से कोसन दूर नदी में ठाड़ो का आदमी कांप तो आदमी ताप सके तो इतनी ऊंचाई पे उपलन की आग चौना पहुंचेगी। बादशाह समझ गो और बाने सत्य के मुताबिक 100 असरफी जरूरतमंदे दे दी और बाने अपनी छोरी की शादी धूमधाम से कर दी। जे खिचड़ी को त्योहार भारत में सब जगह मनाया जावे, बस नेक नाम बदल जावे। हम खिचड़ी कहें तो वो खिचड़ी, कोई बिहू कहे कोई पोंगल कहे, नाम ते कछु फर्क ना पड़े, बस भाव बनो रहना चाहिए। कछु कह ले बस त्योहार रहे, असल बात तो मेल मिलाप की है, बहन बेटी लेन देन की है। पवित्र नदी में स्नान ध्यान को करे, फिर चाहे तुम गंगा नहाओ चाहे जमुना कृष्णा कावेरी नर्मदा नहाओ और खूब दान पुण्य करो। मने कौन ने करिए, जाट टाइम तो कुंभ लग रहा है, महाकुंभ लग रहा है, सो प्रयागराज में जाके संगम में खूब डुबकी लगाओ, कल्पवास करो, साधु संतन की सेवा करो, भजन कीर्तन करो, चित्त शुद्ध करो, सब करो, बस अपने मने भटकवे मत दियो। मन बड़ो चंचल होत है, जे मना उछलेगो डोलेगो जाते वहाँ तक त्योहार के नाम पे पेट पूजा तो खूब करी जागे, कब लड्डू चख ले, गजक खल चख लई, गाजर को हलवा सूत लो, पकौड़ी सकौड़ी खप गई, जीव ऐसे चटखारे लेते हैं कि कछु पूछो ही मत। बस त्योहार खाए पीवे के ही रह गए हैं, हंसी ठट्टा के रह गए हैं, मूल भाव तो लुप्त सो है तो जा रहा है। सब अपनी अपनी खिचड़ी अलग अलग पकावे में लगे पड़े हैं। सो भैया खिचड़ी रांधो, पकाओ, बनाओ, चाहे बेसन खींच पकाओ, आग मद्दी राखियो, सुदक सुदक के पकन दियो, बड़ा स्वाद आवेगो। और जो आँच नेक तेज कर दई तो बर्तन में चिपक जाएगी, जलांद आ जाएगी और फिर रोइयो मूड पकड़ के। सो खूब खिचड़ी पकाओ पर बाँट बखरा करके खाइयो, अड़ोसी पड़ोसी को ध्यान रखियो, पर बीरबल की सिमत पकान लगियो कि ना बाबा आवे, ना घंटा बाजे, ना खिचड़ी पके और ना बीरबल दरबार में जावे और हार के बीरबल अकबर आना पड़े। तो कहीं हमारे मनोज जी फिर टपक आए और कहीं मैडम तुमने सतर ख़त्म ना करो, तो भैया सबन को राम राम, यहीं हम अपनी बात ख़त्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी। अब मैं मनोज जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो सत्र को समापन की ओर ले चलें। धन्यवाद संध्या मैम। हमने कई सारी जो भाषाओं को, शह भाषाओं को, हिंदी की और बोलियों के वक्ता को आमंत्रित किया था, लेकिन समय सुविधा सबकी रही। हमारे पास कन्नौज जी के भी वक्ता थे और इसके साथ अन्य भाषा गढ़वाली कुमाऊनी के भी थे, नहीं आए। लेकिन जिन 4 भाषाओं की बात हुई तो उसमें ब्रज का तो आज बोली ब्रज भाषा, उसी के नाम से भाषा लगी है। एक समय बंगाल चैतन्य महाप्रभु तक जो है मीरा के पद गाते थे, और अवधी मेरी भी भाषा है, भोजपुरी वैश्विक भाषा है, और भाषाएं जोड़ती हैं, एक सूत्र है, भाषाएं जोड़ती हैं।
विवाद या जो कुछ राजनीतिक है विषय भाषा हमेशा जोड़ती कहीं भी। जैसे नेपाल की बात है तो नेपाल का जो है गढ़वाली कुमाऊनी के बाद अवधी भोजपुरी से सीमा लगती है, अपने पीलीभीत से लेकर के सिद्धार्थ मधुबनी तक जहाँ तक जाती है, तो दोनों भाषाएं उनमें शामिल होना स्वाभाविक रूप से है। हमारे नेपाल के बहुत विद्यार्थी बहराइच में पढ़ते हैं और सब अवधी में बोलते हैं, बात करते हैं, तो इस तरह भाषाएं जोड़ते हैं। और कुल मिला के ये जो सत्र रहा, अभी संतोष पटेल जी ने जो सुगौली संध की बात की, नई थी मेरे लिए, बड़ी अच्छी बात रही। ब्रज मुझे बहुत मीठी भाषा लगती है क्योंकि योगेश्वर कृष्ण की भाषा है और हम अवधी भोजपुरी अपने भक्तकालीन साहित्य प्रारंभिक रूप में पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सराहनीय सत्र रहा। आप जितने भी वक्ता है, बहुत बहुत आप लोगों का आभार है। और इसके बाद में धन्यवाद ज्ञापन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय से पधारी डॉक्टर प्रियंका जी को बुलाऊंगा, लेकिन उसके पहले राजस्थान से उत्सव जैन जी आए, उनको जाना है और केवल 2 मिनट में 2 छंद वो जो है आप लोगों को अर्पित करना चाहते हैं। तो उत्सव जैन जी स्वागत है, 2 मिनट में 2 छंद आप अपना पाठ कर दें, क्योंकि सबकी अपेक्षाएं होती हैं, हम जितना पूरा कर सकते हैं करते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थान के नौगामा जिला बांसवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। मेरा तो इतना ही परिचय कि किस किस की नज़र को पहचानूँ, मैं सबकी नज़र में रहता हूँ। हिंदी और राजस्थानी दोनों में रचनाएं लिखता हूँ। नौगामा का रहने वाला उत्सव जैन कहलाता हूँ और आशीष आपका मुझे चाहिए कविता सुनाने आया हूँ। एक कविता ये बन पड़ी, मैंने आज बड़ी खुशी हुई, मैं राजस्थान से आया हूँ। मैंने काफ़ी कुछ यहाँ सीखा कि विभिन्न भाषा हमारी होती है। तो मैं 2000 वर्ष हमारा नया आया है, नए वर्ष के उपलक्ष्य में एक कविता छोटी सी कहना चाहता हूँ कि नए वर्ष की शुभकामना, प्रभु आपसे एक प्रार्थना, मेरे खेत में बहुत पके, चूहे भी खाए आदमी भी खाए, फिर भी कम न पड़ जाए, प्रभु आपसे एक प्रार्थना। नए वर्ष की शुभकामना, सभी भाषाओं का आधार हो, सभी भाषाओं का सम्मान हो, सभी विश्व में ख्याति प्राप्त करे, सभी शिक्षा का ज्ञान और घर घर ज्ञान बढ़े और सभी इसी प्रकार के सम्मेलन में मुझे कविता पाठ करने का आनंद मिले। प्रभु आपसे एक प्रार्थना, नए वर्ष की शुभकामना, प्रभु आपसे एक प्रार्थना। आज ये प्रियंका मैम इस श्रोता के रूप में बहुत महनीय वक्ता भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर रघुनाथ पांडे जी बैठे हैं, आप पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी के सलाहकार हैं। हमारे सामने मुक्ता शर्मा मैडम बैठी हैं, आप कश्मीरी भाषा की रचनाकार हैं, कवित्री हैं। डॉक्टर शालिनी शुक्ला हैं, डॉक्टर सुधा शर्मा मैम हैं और अन्य बीच में बहुत सारे लोग रहे, डॉक्टर दिलीप अवस्थी जी हैं। तो इन सभी श्रोताओं का, वक्ताओं का, सबका आप यथायोग धन्यवाद करें। आदरणीय प्रियंका जी। धन्यवाद। सबसे पहले सबको सादर प्रणाम। इस सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर बीना मैम को प्रणाम। मैं तब से सुन ही रही थी, भाषाओं के बीच में अंत में जाकर द्वंद्व भी पैदा हो गया, विचारधाराओं में मतभेद भी हो गया। तो मैंने सबसे पहले मैम को सुना, अर्चना चतुर्वेदी मैम को, कि ब्रज भाषा जो है कि हमारे जो 18 भाषाओं में, हम 18 बोलियों में जो एक भाषा है जो शुरू तो हुई ब्रज भाषा से और बोली पर आकर सिमट गई, उसका कहीं ना कहीं श्रेय तो हम भारतीयों को ही जाता है कि क्या कमी रह गई कि हम लोगों ने वो दिन प्रतिदिन नीचे चला गया, क्योंकि वो बहुत ही हिंदी साहित्य की समृद्ध भाषा रही। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में को देखते हुए मैम ने बताया कि बहुत सारे काम कर रही हैं मैम, बहुत सारी गद्यविधाएँ लिख रही हैं, तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम सभी श्रोतागण आपसे बहुत ही लाभान्वित हुए, ब्रजभाषा को सुनकर आनंदित भी हुए। आपका बहुत ही धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ मैं। इस तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन की आयोजक समिति की तरफ से, सबके तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आगे बढ़ती हूँ। संतोष पटेल जी जो कि भोजपुरी क्षेत्र से हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी भोजपुरी क्षेत्र से ही हूँ, गोरखपुर से रहने वाली हूँ। तो जहाँ तक भोजपुरी की बात की जा रही है कि उसके जो 8वीं अनुसूची में की मांग की जा रही है, इसके मांगने का कारण यह नहीं है कि उसको उसकी प्रसिद्धि नहीं है, क्योंकि अगर उसकी प्रसिद्धि नहीं होती तो मॉरिशस, सूरीनाम, नेपाल और बहुत सारे जगहों पर जो इसकी प्रसिद्धि हुई है, उसका एक कारण यह है कि उसके जो बोली में मिठास है, जो अपनापन है, मुझे लगता है उसकी प्रसिद्धि का एक कारण ये भी है। और बहुत सारे जो है कि हिंदी साहित्य में भी रचनाएं रची गई हैं। तो सर को सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत हिंदी भोजपुरी के विषय में
जानकर अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो जानती हूँ इतिहास सारे जो है कि इतिहास, लेकिन सर ने बहुत कुछ नया भी बताया। इसके लिए बहुत सर को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दूसरी तरफ चलती तीसरी तरफ जो हमारे सर थे भोजपुरी के अवधि की बात कर रहे थे अवधि सर प्रदीप सर जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे सबसे अच्छी बात लगी आपने अपनी बात भोजपुरी में पूरी ही भोजपुरी में की, सॉरी अवधि में की। और मुझे लगता है अवधि और भोजपुरी में बहुत ज़्यादा समानताएं होती हैं, अंतर कुछ नहीं होते हैं अंतर क्रियाओं के अंतर होते हैं, टोन के अंतर होते हैं। मैंने अब तक जहाँ तक अनुभव किया है लोगों से, अवधि वालों से बात करके मुझे यही समझ में आया है कि टोन में अंतर होते हैं और बाकी आत्मीयता दोनों में ही अपने आप बराबर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अध्यक्षता महोदय जी का कि आपने चारों भाषाओं को एक करके एक समागम करके जो निष्कर्ष के रूप में सबसे कहा कि ये तीनों ही हिंदी भाषा की शाखाएं हैं और हिंदी भाषा को समृद्ध करने में अपनी अमूल्य जो है कि योगदान दे रही हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी तरह से इस सत्र का संचालन कर रही संध्या मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रियंका जी आपका भी धन्यवाद। और एक उपलब्धि हमारी रही कि हमने देर होने के बाद अपने जो है नियत समय के भीतर सत्र समाप्त किया, इसलिए श्रोता वक्ता और जो हमारे सहयोग में लगे हैं इन पूरी टीम का धन्यवाद। ये सत्र समाप्त होता है। अगले सत्र रचना पाठ में आप जो सभी लोगों का स्वागत है। जैसा वक्तव्य में वक्ताओं की कमी होती है, रचना पाठ में वक्ताओं की अधिकता होती है, तो आपको आनंद की भी इसमें अधिकता प्राप्त होगी। आप सबका रचना पाठ में स्वागत है। आज पांडे सर आज